आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पार्ट 2 का। पार्ट 1 में हमने चर्चा की है और उसमें हमने बतलाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस क्या होता है, फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस क्या होता है और GFR क्या है। तो पार्ट 2 में चर्चा करने के पहले हम उन 3 बातों को रिकैप करना चाहेंगे, जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस के बारे में, फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस के बारे में और GFR के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस में हम ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ग्लोमेरुलस जो है वो नेफ्रॉन का एक पार्ट है और ये भी हमको पता है कि किडनी जो है वो उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक ग्लोमेरुलस भी पाया जाता है। तो जो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे वो एक नेफ्रॉन के एक ग्लोमेरुलस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट है। ये जो देख रहे हैं ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के पार्ट्स की अगर बात करें तो एक पार्ट से यहाँ तक आता है वो है ग्लोमेरुलस। उसके बाद है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जिसको PCT कहते हैं। उसके बाद ये जो है एजेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले है। तो ये जो नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड्स जो रहा है, उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये ऊपर की ओर जो पार्ट जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद ये आता है, यहाँ से जो पोर्शन है ये पोर्शन से ये पोर्शन तक कहलाता है DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। और ये जो पार्ट्स देख रहे हैं जो लास्ट है उसे हम लोग कहते हैं लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मैकुला डेंसा JGA का ये पार्ट्स है। तो इस प्रकार से इतने पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन का। उसका एक पार्ट्स जो है वो ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस ये एक पार्ट होता है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो बनावट जो देख रहे हैं ये बनावट है कि इधर से जो देख रहे हैं ये आर्टरी जो है आर्ट्रियोल्स है। इस आर्ट्रियोल्स को हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स। ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो आर्ट्रियल ट्री जो है उसका एक पार्ट आता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन आप देख रहे हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ये अरोटा के माध्यम से ये यहाँ से इसका ये चलता है और ये अरोटा जो है वो रीनल आर्टरी के रूप में आकर के यहाँ पर एक इसका ब्रांच निकलता है जो रीनल आर्टरी कहलाएगा। और ये रीनल आर्टरी जो है वो फिर एफरेंट आर्ट्रियोल्स में टूटता है और एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो यहाँ के ग्लोमेरुलस में आकर के ये कैपिलरी टफ्ट का निर्माण करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कैपिलरी टफ्ट है। कैपिलरी टफ्ट की संख्या 10 से 15 होती है। यहाँ भले ही फिगर में कम शो किया गया है लेकिन इसकी संख्या जो है 10 से 15 होती है। और ये फिर कैपिलरी टफ्ट जो है वो रीज्वाइन करता है और रीज्वाइन करने के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो फिर आकर के ये देखिए यहाँ पर ब्रेक करता है और ये ब्रेकअप करता है, फिर एक कैपिलरी टफ्ट का निर्माण करता है। ये जो कैपिलरीज देख रहे हैं ये कैपिलरीज का निर्माण करता है और इस कैपिलरीज को कहते हैं हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये फिर इवेंचुअली ये वेन्युल्स और वेन में आकर के ड्रेन कर जाता है। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये ट्यूबुलर जो है ये जो ट्यूबुलर देख रहे हैं स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेफ्रॉन का, इसके चारों तरफ होता है। ये क्यों होता है इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब देखिए, अब जो यहाँ पर हमारा विशेष जो है ये ध्यान यहाँ देना है कि ये जो बना हुआ कैपिलरी है ये कैपिलरी टफ्ट एक स्पेशल एंडोथेलियम का बना होता है। स्पेशल इस मामले में रहता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसके जो नीचे जो देख रहे हैं ये जो नीचे जो पार्ट देख रहे हैं, मतलब ये अगर कैपिलरी या ऐसे अगर ये कैपिलरी है तो ये जो नीचे का पार्ट्स देख रहे हैं इसमें फेनेस्ट्रेशन रहता है। फेनेस्ट्रेशन कहने का मतलब कि होल रहता है, ये होल रहता है और इस होल का साइज जो है वो 70 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है।
ये नीचे के पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और जो उसके ऊपर जो देख रहे हैं, इस प्रकार से एक सेल रहता है, बहुत सारा सेल यहाँ है। ये सेल, इस सेल को हम लोग कहते हैं मेजेंजियल सेल। और मेजेंजियल सेल और यहाँ के कुछ कनेक्टिव टिश्यू मिल करके ये इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे हम मेजेंजियम कहते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने पिछले के एपिसोड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस और GFR पार्ट 1 में हमने इसकी चर्चा की है। उसके नीचे, इस इंडोथेलियल सेल के नीचे एक काला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये काला स्ट्रक्चर GBM कहलाता है। GBM कहलाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये एक खास प्रोटीन का बना होता है। अगर इसको हम साधारण माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते हैं, अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आता है। ये इसका अगर स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आता है, और ये इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक ब्लैकिश डेंस स्ट्रक्चर हमको मिलता है, जिसे हम कहते हैं लेमिना डेंसा। लेमिना डेंसा उसे कहते हैं। और इसके ऊपरी भाग जो है वो लाइट, मतलब हल्का होता है। इसकी अपेक्षा इसका जो कलर है वो हल्का कलर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लेमिना रेरा इंटरना। ये इंटरना नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भाग ऊपर की ओर रहता है, अंदर की ओर रहता है। ऊपर कहने का मतलब है कि ऊपर की ओर का मतलब अंदर के साइड में, इसलिए इसका नाम हमने दिया है लेमिना रेरा इंटरना। और इसके जो नीचे भाग है उसे हम कहते हैं लेमिना रेरा एक्सटर्ना। ठीक है। अब देखिए, उसके जो नीचे जो देख रहे हैं, मतलब ये GBM के नीचे एक खास इपिथेलियम सेल का एक संरचना बना हुआ है। ये खास इपिथेलियम सेल है। खास इस मामले में है कि ये इसका जो पार्ट है, ये देखिए, ये नीचे में जो है वो फुट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। और फुट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम पोडोसाइट कहते हैं, ये जो फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम पोडोसाइट कहते हैं। ये पोडोसाइट है। तो इसका जो बनावट है, इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है, जैसे अगर दो एपिथेलियम सेल यहाँ मिला तो वो इंटरडिजिटेड रहता है। इंटरडिजिटेड में देखिए, ये जो पोर्शन देख रहे हैं इस प्रकार से इसकी बनावट रहती है, इसका अरेंजमेंट रहता है। और ये जो है, जैसे यहाँ एक देखिए, एक स्लिट यहाँ है, एक स्लिट यहाँ है, एक स्लिट यहाँ है, इस प्रकार से इसका स्लिट होता है। तो ये जो स्लिट है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। और इसका जो फिल्ट्रेशन स्लिट में जो इसका जो साइज बना हुआ है, ये इसकी जो पोर है, जो छिद्र है, जो स्लिट है, उसका साइज होता है 30 से लेकर के 20 नैनोमीटर तक। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो स्लिट दिया है, ये जो आप फेनेस्ट्रेशन जो दिया गया है, इसका क्या महत्व है। इसके अलावा और वहाँ देखा गया है कि ये इसके ऊपर, मतलब इंडोथेलियल सेल के ऊपर, है ना, एक निगेटिव चार्ज, ऑलरेडी वो निगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पर पार्टिकल्स रहता है, जिसे हम कहते हैं सिएलोग्लाइकोप्रोटीन। ये जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इस तरह से जो पार्टिकल्स रहता है, ये पार्टिकल्स को कहते हैं सिएलोग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं इसमें। अब देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर भी एक हाईली निगेटिव चार्ज प्रोटीन यहाँ भी रहता है, जो बिल्कुल हाईली निगेटिव रहता है। यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। अब देखिए, ये सिएलोग्लाइकोप्रोटीन हाईली निगेटिव हो गया। यहाँ जो है पॉलीएनायनिक, पॉलीएनायनिक मतलब ही होता है कि पॉली माने बहुत, एनायनिक मतलब एनायन है। और जैसे मान लीजिए यहाँ रहता है फाइब्रोएक्टिन रहता है, इनएक्टिन रहता है। इसके अलावा बहुत सारा जो है हाईली नेगेटिव सब्सटेंसेस यहाँ डिपॉजिट रहता है। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर जो है, जो पोडोसाइटिक है, वो इसके बीच में तो हमने बता दिया कि एक फेनेस्ट्रेशन स्लिट होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है,
जिसे हम कहते हैं विसरल इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल इसे कहते हैं। और ये जो आकर के यहाँ ज्वाइन करता है, ये भी एक खास इपिथेलियम सेल का बना रहता है, उसे हम कहते हैं पेराइटल सेल। पेराइटल इपिथेलियल सेल कहते हैं। और ये पेराइटल इपिथेलियल सेल आकर के ज्वाइन कहाँ रहता है, पीसीटी के साथ में ज्वाइन रहता है। ये पीसीटी के साथ में आकर के ज्वाइन रहता है। ठीक उसी प्रकार से इधर भी पेराइटल सेल है, और ये जाकर के कहाँ ज्वाइन किया है, ये जाकर के पीसीटी में आकर के ज्वाइन किया है। तो ये विसरल एपिथेलियल सेल और पेराइटल सेल में यही अंतर है कि इसमें पोडोसाइट होता है, जबकि इसमें पोडोसाइट नहीं होता है। और ये जो बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं बाउमेन स्पेस। बाउमेन स्पेस। और ये जो पूरा कैप्सूल जो तैयार किया है, ये एक बाउंड्री वाल से इधर भी रहता है, उसको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे हम कहते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। और ये पूरे जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो इस प्रकार से हम उसकी स्ट्रक्चर को, मोटे तौर पर इसके स्ट्रक्चर को हम समझ गए कि इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए, अब कि इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन सा कंपोनेंट मिला है। खास करके इसमें जो मुख्य रूप से, हालांकि इम्पोर्टेंस तो सब कंपोनेंट्स का है, लेकिन इम्पोर्टेंस इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो है कैपिलरी टफ्ट का स्पेशलाइजेशन। ये जीबीएम का स्पेशलाइजेशन है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया है कि जीबीएम जो है वो खास प्रकार का कंपोनेंट है, जो ट्रिपल हेलिक्स ऑफ अल्फा पेप्टाइड चेन का ये बना होता है। ठीक है, ये जो है एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कोलेजन टाइप 4 से इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका भी जो है एक स्पेशलाइजेशन एपिथेलियम सेल है ना। और ये पेराइटल है। ये जितने भी ये देख रहे हैं, इस जो कंपोनेंट है, सब स्पेशलाइजेशन ही है इसका। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो ग्लोमेरुलस है उसका फंक्शन क्या है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है, इसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। यही हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट है। और जैसा कि आगे बताने के पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो हम लोग मानते हैं कि यूरिन है, तो जो एक नॉर्मल आदमी है, जो लेमैन है, वो ये जानता है कि किडनी का काम है छानना। वो जो है मेटाबोलाइट्स या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छानने का काम करता है। लेकिन जो इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, वो जानते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं इसे भी हल्का ब्रीफ में बताता चलूँ कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो इसका इतने स्टेज से क्रॉस करता है। पहला स्टेज तो इसका आ जाता है, वो है फिल्ट्रेशन। ये पहले फिल्ट्रेशन का काम होता है। उसके बाद इसका दूसरा जो स्टेज है वो काम आता है रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। रीएब्जॉर्प्शन में वैसा जो बहुत सारा जो सबस्टांसेस है जिसको बॉडी को नीड्स है, वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरा इसका जो है स्टेज है वो है सिक्रीशन का। सिक्रीशन में मतलब है कि बॉडी बहुत सारा चीज़ को वो सिक्रीट करता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई आप दवा लेते हैं, वो जो ड्रग है, वो ड्रग अपने टारगेट सेल पर काम किया, उसके बाद वो उसको बाहर भी निकलता है ना, तो वो सिक्रीट करता है। इस रास्ते से ये सिक्रीट कर करके ये ट्यूबुलर में आकर के ड्रॉप हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका 3 स्टेज है। पहला स्टेज है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन के बारे में भी हम बीच में ही इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। सिक्रीशन हमने समझ लिया। तो ये जो फंक्शन जो देख रहे हैं, ये फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन देख रहे हैं, जो स्टेज है इसका यूरिन के फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन का जो स्टेज है, यही स्टेज यहाँ काम करता है, वो ग्लोमेरुलस में काम करता है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जीएफआर क्या है। जीएफआर क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जीएफआर में होता क्या है कि ये एक प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का स्पीड क्या है, कितने स्पीड से ये फिल्ट्रेशन का काम करता है,
इसे ही हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। जैसे इसका जो एक सीमा है, एक स्पीड है, उसी स्पीड से ये फिल्ट्रेशन करता है। अब वो फिल्ट्रेशन कैसे करता है, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग जान लें तो इसको रेट को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस आता है वो देखिए, ये जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का अगर प्रेशर कितना है, नॉर्मल 120/80 हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर का आता है। तो ये 120 क्या है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। तो एक जो प्रेशर यहाँ से निकलता है 120 आता है, वो आते आते इधर से जब क्रॉस करता है, माने अरोटा होते हुए रीनल एब्डोमिनल आर्टरी और उसके बाद फिर रीनल आर्टरी में ये आता है, ये इसका भी अपना एक सर्टेन प्रेशर है। तो प्रेशर ये आता है, ये जिसका जो फ्लो है एक निश्चित प्रेशर से आता है, और ये प्रेशर आने यहाँ से यहाँ तक एफरेंट आर्टरियोल्स में आने के बाद ये जो देख रहे हैं आप कैपिलरी जो का निर्माण होता है, कैपिलरी टफ्ट जो होता है, यहाँ इसका एक अपना भी प्रेशर है। और ये प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोमेरुलस में जो इसका जो प्रेशर बनता है, ये प्रेशर अन्य जगह जो कैपिलरी बनता है बॉडी में उसके प्रेशर से कई एक, मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर कैपिलरी अन्य जगह पर जो कैपिलरी है उसके प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अन्य जगह पर जो प्रेशर बनता है वो 30 mm ऑफ Hg बनता है अन्य जगहों पर, लेकिन यहाँ जो है प्रेशर वो 50 mm ऑफ Hg बनता है। यहाँ का प्रेशर क्यों है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, ये हम लोग मोटे तौर पर ये समझेंगे कि अन्य जगह जो कैपिलरी बना है उसके एक एंड पर आर्टरियोल्स होता है और दूसरे एंड्स पर वेन्यूल्स होता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक छोर पर अगर आर्टरियोल्स है, मतलब एफरेंट आर्टरियोल्स है, तो दूसरे छोर पर इफरेंट आर्टरियोल्स है, मतलब ये यहाँ भी आर्टरियोल्स है, यहाँ भी आर्टरियोल्स है। अब वैसे भी हम जानते हैं कि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्यूल्स में प्रेशर कम होता है। तो यहाँ हम लोग को ये जानना है कि जो कैपिलरी में जो प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी में जो प्रेशर होता है वो अन्य जगह के कैपिलरी पे प्रेशर से यहाँ ज़्यादा होता है। तो ये इसका एक खास गुण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो चल करके आया ब्लड का जो फ्लो आ रहा है, अब फ्लो कितना यहाँ फ्लो आता है ये भी आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट कितना जाता है। पर मिनट पर बात हम लोग करेंगे तो पर मिनट कार्डियक आउटपुट 5 लीटर्स माने 5000 ml पर मिनट के हिसाब से कार्डियक आउटपुट होता है। इसको भी निकालना आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि जब बीट होता है तो उसमें 70 ml जो है ब्लड आउट होता है और 1 मिनट में 72 बार हम लोग जानते हैं कि पल्स चलता है। तो इसका मतलब हुआ अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो रफ अमाउंट में अप्रॉक्स जो है 5 लीटर आता है, 5 लीटर पर ml। ये 5 लीटर पर मिनट का जो यहाँ से आउटपुट हुआ उसका 20% 20 से 25% जो है वो रीनल आर्टरी को मिलता है पर मिनट। तो इसका देखिए इसका पर मिनट कितना मिलेगा, 5000 का अगर हम 20% मान करके चलते हैं, 20% जो है ये अगर सप्लाई देता है रीनल आर्टरी को तो 1 लीटर आया। इसका जो फ्लूइड का फ्लो है वो 1 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसका फ्लो है। अब ये जो आता है यहाँ आने के बाद अब देखिए इसका जो ग्लोमेरुलस में जो जितना भी हमने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था उसको एक एक चीज़ से यहाँ से समझ लेंगे। ये जो 1 लीटर का ब्लड आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर ब्लड में कितना, कुछ तो पार्ट्स इसका सेलुलर पार्ट्स होता है, कुछ इसका फ्लूइड पार्ट्स होता है। तो सेलुलर पार्ट्स 40% होता है। इस प्रकार से 400 ml जो है वो सेलुलर होता है। सेलुलर यहाँ कहने का सेंस है कि WBC होता है, RBC होता है और प्लेटलेट होता है। और 600 ml जो है मतलब 60% जो है वो फ्लूइड के रूप में रहता है। तो ये हमको यहाँ जो आप देखें अभी कि यहाँ जो है फेनेस्ट्रेशन यहाँ रहता है और यहाँ फिल्ट्रेशन स्लिट रहता है, इसका काम यही है कि ये जो बड़ा मोलिकुल्स है, बड़ा मोलिकुल्स मतलब RBC हुआ, WBC हुआ, प्लेटलेट हुआ, इसको ये फिल्ट्रेट नहीं होने देता है क्योंकि यहाँ पर आपका होल है, यहाँ जो है फेनेस्ट्रेशन स्लिट है। तो ये यहाँ साइज बैरियर का काम करता है, ये साइज बैरियर है और ये होना भी चाहिए। ये नेचर की खूबसूरती है, थैंक्स गॉड कि ये यहाँ पर बना हुआ है, आपका जो फेनेस्ट्रेशन बना हुआ है। नहीं अगर बना हुआ होता तो RBC, WBC,
प्लेटलेट वगैरह भी फिल्ट्रेट होकर के यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता। तो ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन तो ये है कि ये जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है उसको ये फिल्ट्रेशन से रोकता है। ठीक है, तो ये इस अच्छा अब रह गया सवाल, तो ये 400 ml तो नहीं छटेगा, तो बाकी 600 ml हो गया। तो 600 ml में कौन कौन सा चीज़ रहता है? 600 ml में सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, क्लोराइड रहता है, ग्लूकोज रहता है, एमिनो एसिड रहता है ना, बाइकार्ब रहता है। लेकिन और इसके अलावा और क्या रहता है? प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या रहता है? एल्बुमिन रहता है, ग्लोबुलिन रहता है और फाइब्रिनोजेन रहता है, फाइब्रिनोजेन रहता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ तो ऐसा एलिमेंट है, कुछ तो ऐसा एलिमेंट है। तो हम ये जानते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये जब चार्ज निगेटिवली होगा, हमने एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन सब फाइब्रिनोजेन जो है वो सब निगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर और भी दिखाया था कि यहाँ जो आपको सियालोग्लाइकोप्रोटीन रहता है और यहाँ भी जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी सियालोग्लाइकोप्रोटीन क्या है? निगेटिव चार्ज था। तो निगेटिव चार्ज है और ये प्लाज्मा प्रोटीन भी निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ आने के बाद इसका अट्रैक्शन यहाँ नहीं होता है, बल्कि यहीं से वो रिपेल हो जाता है। रिपेल हो जाने के कारण जो है ये फिल्ट्रेशन में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ साइज बैरियर भी लगा हुआ है और चार्ज बैरियर भी लगा हुआ है। तो ये चार्ज बैरियर और साइज बैरियर दोनों मिल करके हमें सेलुलर एलिमेंट्स को रोकता है और चार्ज बैरियर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन को रोकता है। और इस भी ऐसा नहीं है कि इसमें साइज बैरियर नहीं है, यहाँ भी साइज बैरियर काम करता है। क्योंकि हमने देखा है कि इसका जो साइज होता है उसमें ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन का साइज के आधार पर इसको भी प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। हाँ, एल्बुमिन पर एक चीज़ बात आती है कि एल्बुमिन का साइज क्योंकि इन सबों से छोटा होता है तो ये क्रॉस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो क्रिएट है, क्योंकि एल्बुमिन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ जो प्रोटीन जो यहाँ पर है डिपॉजिट है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव दोनों को रिपेल करेगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है तब एल्बुमिन पास करना शुरू हो जाता है। वो बात की चीज़ है, ओरिजिनल पैथोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें ऐसा हो जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो बैरियर के कारण पूरा प्लाज्मा फिल्ट्रेट नहीं करता है। तो फिल्ट्रेट हम ये देखे हैं कि अगर इन लोगों को अगर हटा दिया जाए तो ये 600 का 20% जो है वही फिल्ट्रेशन में भाग लेता है। तो 600 का 20% का मतलब हुआ कि 120 ml पर मिनट ये भाग लेता है। और ये 120 ml में ये इतना सब जो देख रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल्स जो है ये सब फिल्ट्रेशन में भाग लेता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 120 ml पर मिनट जो है फिल्ट्रेशन होता है और यही GFR कहलाता है। ये जो 120 ml पर मिनट जो है जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है वो हमारा GFR कहलाता है। अब सवाल उठता है कि GFR किस पर डिपेंड करता है? GFR क्या कमता भी है और GFR बढ़ता भी है? हाँ, GFR घटता भी है और GFR बढ़ता है। तो हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि आखिर ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये जो डिपेंड करता है वो करता है, मैंने देखिए GFR किस पर डिपेंड किया, ये करता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पर और करता है ये फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पर। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट पर ये डिपेंड करता है। अब हमको ये जानना है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है और फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट क्या है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी योग का नाम है। योग कहने का मतलब कि जितने भी फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर होता है ये टोटल कुल प्रेशर। तो कुल प्रेशर का मतलब कौन कौन सा प्रेशर यहाँ काम करता है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फेवरिंग फोर्स है, फेवरिंग फोर्स, और दूसरा होगा अपोजिंग फोर्स। तो ये हर जगह ये कोई भी अगर काम होता है तो ये फेवर, कुछ तो फेवर होता है, कुछ अपोज करता है। जैसे आप अगर यहाँ चल के आने का जो आप कष्ट किए हैं तो उसमें भी आपको कुछ तो फोर्स ऐसा लगा जो आपको फेवर किया
तब तो आप आगे बढ़े चलने के लिए। और कुछ जो है अपोज किया। क्या आपको रास्ते में किसी ने अपोज किया था? हाँ, किया था। वो क्या किया था? तो एक जो फोर्स है जो आपने चलने के लिए लगाया वो तो आपका फेवरिंग फोर्स हुआ, और एक फोर्स जो है जो आपका अपोज किया, जैसे आप ज़मीन पर जो चल रहे थे तो आपका पाँव और ज़मीन के बीच में एक बल लगा था जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, ये वहाँ आपका अपोज किया। तो इस प्रकार से फेवरिंग फोर्स काम करता है और अपोजिंग फोर्स काम करता है। और नेट जब जहाँ पर माने यहाँ तो फिल्ट्रेशन फोर्स की बात हो रही है, तो अगर जितना फेवर किया फोर्स उसमें से अगर अपोजिंग फोर्स घटा देंगे तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा चीज़ जो है वो फेवर करता है और कौन कौन चीज़ जो है अपोज करता है। तो देखिए ये जो यहाँ पर अभी आपको हमने बताया कि एक प्रेशर यहाँ हाईली प्रेशर होता है। हाईली प्रेशर मतलब प्रेशर तो है, तो वो प्रेशर आपका फेवर करता है तब तो यहाँ से आकर के फिल्ट्रेशन में भाग लेता है। तो उस जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरी। तो इसका मान हम लोग कितना जाने थे? 50 mm ऑफ Hg इसका मान था। अब देखिए ये मान लिया जाए कि इस फोर्स से ये फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये बाउमैन स्पेस में आने के बाद तो एक कोई यहाँ फोर्स काम कर रहा है जो इसके फेवर में था। जैसे मान लिया जाए कि अगर यहाँ अगर प्लाज्मा वगैरह अगर यहाँ कुछ रहता तो जिसमें कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ काम करता, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो यहाँ कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर तो नहीं मिलेगा, जीरो है। तो हम इसको लिखेंगे कि बाउमैन कैप्सूल में कोलाइडल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0 mm हो गया। इसके अलावा और यहाँ कौन सा बल काम कर रहा है? अब देखिए अब जो है यहाँ तो चूँकि प्लाज्मा प्रोटीन तो फिल्ट्रेशन में भाग नहीं ले रहा है। अगर ये भाग लेता तो इसका मान 0 नहीं होता। यहाँ तो जब भाग नहीं ले रहा है तो जो फ्लूइड इधर फिल्ट्रेशन होकर करके आना चाह रहा है उसको भी तो ये पुल तो करेगा ना, अपनी ओर तो खींचेगा। क्योंकि यहाँ भी तो यहाँ ये जो कौन सा बल यहाँ काम करेगा? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ के लिए ग्लोमेरुलस कैपिलरी के लिए तो काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरी में इसका फोर्स काम कर रहा है जो इसके विपरीत चल रहा है, मतलब अपोज कर रहा है। तो इसका मान होता है 30 mm ऑफ Hg। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो फ्लूइड जमा होगा, फ्लूइड तो यहाँ जमा होगा। तो ये जब जमा होगा तो यहाँ पर से जो एक बल लगेगा जो इसको क्या करेगा? ये रेजिस्टेंट करेगा, फ्लूइड को फिल्ट्रेट होने में रोकेगा। हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमैन कैप्सूल। तो इसका मान हम लोग ने देखा है कि 10 mm ऑफ Hg इसका भी मान होता है। इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ जो बल है वो फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन का और कुछ जो बल है वो इसका अपोज कर रहा है। तो फेवर करने वाला कौन कौन हुआ? 2 ही बल यहाँ है। एक प्रेशर जो है जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी में है जो उसको पुश करता है फिल्ट्रेशन के लिए, और यहाँ जो जो बल लगना चाहिए था कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो तो शून्य है। तो 2 गो हम जो बल देख रहे हैं वो फेवर का है और 2 गो जो है वो इसका अपोज कर रहा है। तो हमको जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना रहेगा तो ये दोनों में से ये दोनों को माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस हो जाएगा? 50 - 30 + 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नेट इसका जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो 10 mm ऑफ Hg हो गया। अब जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ये किसके पर डिपेंड कर रहा है? तो ये डिपेंड जो इधर से जो आ रहा है जो इसका जो प्रेशर है इस प्रेशर पर भी ये NFP डिपेंड कर रहा है। अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि ग्लोमेरुलस कैपिलरी का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा इसका मतलब कि ये प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो GFR तो बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं, ये बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि GFR जो है वो NFP पर भी डिपेंड किया। अब दूसरी तरफ है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट के अंतर्गत में आता है कि परमेबिलिटी क्या है, परमीबिलिटी क्या है, और दूसरा आता है वो है सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया। अब यहाँ ये चीज़ देखना है कि परमेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो आप स्लिट देखे हैं
ये स्लिट जो है अभी लेटेस्ट जो जानकारी मिली है, उस स्लिट में मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन रहता है जिसे हम नेफ्रीन कहते हैं। यहाँ हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि नेफ्रीन और नेफ्रेन में एक चीज़ है। नेफ्रॉन जो है वो पूरा जो किडनी का जो यूनिट है, ये पूरे जो इसका जो यूनिट है नेफ्रॉन, किडनी का यूनिट है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन नेफ्रिन क्या है? नेफ्रिन एक मेम्ब्रेन का नाम है। तो यहाँ हम लोग नेफ्रॉन और नेफ्रिन में कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये परमेबिलिटी जो है, जो मान लिया अगर ये मेम्ब्रेन रहता है तो इसकी एक परमेबिलिटी है, तो इसकी परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। और सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि ये जो एरिया देख रहे हैं जितना बड़ा रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें स्लिट ज़्यादा रहेगा, और जब स्लिट ज़्यादा रहेगा तो फिल्ट्रेशन की क्रिया ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि GFR जो है वो डिपेंड करता है NFP पर और परमेबिलिटी पर और सरफेस एरिया पर। अब इसको एक डायग्राम से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक ये फिल्ट्रेशन यूनिट ये लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये है, ठीक है, और इसका जो NFP है वो भी 10 ही है, और इसका जो NFP है वो भी 10 ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर छोटा है, इसका जो सरफेस एरिया छोटा है, इसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो ये जो सरफेस एरिया है इसमें अगर ये स्लिट जो लगा हुआ है वो 3 स्लिट का लगा हुआ है, 3 स्लिट है, तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसमें स्वाभाविक है कि ज़्यादा रहेगा, स्वाभाविक है कि इसमें ज़्यादा रहेगा। तो आप बताइए कि फिल्ट्रेशन की क्रिया किस में ज़्यादा होगी? स्वाभाविक है, जबकि दोनों का प्रेशर सेम है। अब इस संख्या ये चूँकि छोटा है तो इसका जो स्लिट बना है वो कम है, और ये चूँकि बड़ा है तो इसका स्लिट तो इसमें ज़्यादा है। तो जब इसका स्लिट ज़्यादा है तो स्वाभाविक है कि फिल्ट्रेशन की क्रिया यहाँ इसमें ज़्यादा होगी। तो इसमें ज़्यादा होगी फिल्ट्रेशन की क्रिया, इसका मतलब क्या होगा कि इसका GFR क्या होगा? ये मतलब पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 है, तो GFR यानी पिक्चर 2 में जो है उसमें GFR की संख्या ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दूसरा एक है ना, उसका NFP भी बराबर है, इसका भी NFP बराबर है, इसमें स्लिट 3 ही है, लेकिन इसका परमेबिलिटी अच्छा है, तो इसका मान लीजिए कि 10 यूनिट इसका जो है परमेबिलिटी है, और ये जो है इसमें ज़्यादा भले है लेकिन इसकी परमेबिलिटी अच्छा नहीं है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसका 7 है, वो इसका परमेबिलिटी है। तो स्वाभाविक है कि अगर फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी तो किस में ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा? स्वाभाविक है कि 1 में होगा, 2 में नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 3 चीज़ पर मुख्य रूप से ये डिपेंड करता है GFR। अब उसको उदाहरण के रूप में अगर आप देखिए, आपके घर में अगर चाय बनती है तो चाय छन्ना भी ज़रूर होगा। अब चाय छन्ना जो रहेगा तो जो चाय छन्ना का जो स्लिट होता है वो स्लिट अगर भराया हुआ है ना, माने परमेबिलिटी अगर कम हो गया है तो स्वाभाविक है कि वो देर से छनाएगा। तो एक तो ये डिपेंड किया। दूसरा, अगर छोटा चाय छन्ना अगर आपके पास है तो छोटा चाय छन्ना में फिल्ट्रेशन की क्रिया देर से होगी, टाइम लगेगा उसमें पूरा फिल्ट्रेशन होने में, तो उसका कम होगा, मतलब उसका एरिया कम है, तो एरिया कम है तो फिल्ट्रेशन का रेट कम होगा। अगर वो बड़ा चाय छन्ना का अगर आप यूज़ किए हैं तो स्वाभाविक है कि आपका फिल्ट्रेशन की क्रिया जल्दी होगी। उसी प्रकार से अब प्रेशर की बात करें, मान लिया जाए कि ये अगर आपका चाय छन्ना अगर आप लगाए हैं और उसमें अगर जितना प्रेशर से दीजिएगा स्वाभाविक है कि उसका फिल्ट्रेशन उतना जल्दी होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ग्लैमरस फिल्ट्रेशन रेट है वो 3 चीज़ पर डिपेंड किया। पहला चीज़ हुआ NFP, और दूसरा हुआ परमेबिलिटी, और तीसरा हुआ सरफेस। इस प्रकार से हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बना कि जितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर आएगा उतना ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉडी जो है वो एक अजीब चीज़ है, वो उसमें पूरा कंपनसेशन की क्रिया होती है। जैसे अगर बाय द वे एक निश्चित ब्लड प्रेशर पर GFR प्रयास करता है कि हम कांस्टेंट रहें, नॉर्मल ही रहें। जैसे अगर आप इसका देखेंगे कि अगर एक प्लॉटिंग अगर आप कर रहे हैं, ये प्लॉटिंग अगर आप GFR के लिए है X एक्सिस, और अगर Y एक्सिस है, इसमें अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं, तो एक इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे
वो अगर यहाँ 70 mm ऑफ Hg इसका BP यहाँ है और इसका 170 mm BP है, तो आप देखेंगे कि इसका प्लॉटिंग कुछ इस टाइप का बनेगा और फिर A चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है। ये इंडिकेट ये करता है कि अगर 70 से लेकर के 170 तक अगर BP रहेगा तो उसका GFR जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन 170 से जब एबव हो जाएगा तो GFR इसका बढ़ेगा और ये 70 से जब नीचे हो जाएगा तो GFR कमेगा। तो आपने यहाँ देखा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जितना भी ज़्यादा अगर प्रेशर रहेगा तो GFR उसका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ जो ग्राफ देखा जा रहा है तो ग्राफ में हमको पता चल रहा है कि 70 mm ऑफ Hg से लेकर के अगर 170 mm ऑफ Hg तक भी अगर ब्लड प्रेशर का अगर फ्लक्चुएशन रहेगा तो भी GFR नॉर्मल रहता है। इसका मतलब हुआ कि किडनी जो है वो रेगुलेट कर लेता है। अगर साधारण अगर ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन अगर हुआ तो इससे हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, जिसका हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ GFR।